हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉपिक है कठोर दायित्व, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं। देखिए, सामान्यतः देखा जाता है कि कोई प्रतिवादी जो है वो अपने द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए वो जानबूझकर करता है या उपेक्षा या असावधानी से कर देता है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर वो जानबूझकर कृत्य नहीं करता है या उपेक्षा या सावधानी से वह कृत्य नहीं करता है जिससे कि वादी को क्षति हो जाए, तो इस मामले में भी उसे दोषी ठहराया जाएगा। यही कठोर दायित्व का सिद्धांत है। देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के से जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के बाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रतिवादी अक्सर मतलब अपनी मतलब जानबूझकर न करना या उपेक्षा असावधानी न करते हुए कोई ऐसा कृत्य कर देते थे जिससे वादी को क्षति होती थी, तो इसका सहारा लेकर के बच जाते थे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो सिद्धांत प्रतिपादित करने का मेन उद्देश्य यही था कि कोई प्रतिवादी जो है इन बातों का सहारा लेकर के न बच पाए। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। इस केस में प्रतिवादी जो है एक कंपनी का मालिक था। उसने अपने कंपनी फैक्ट्री में जल की आपूर्ति के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया और एक जलाशय का निर्माण करवाया। ठेकेदार ने जलाशय का निर्माण किया और उसमें जलाशय में पानी भरवा दिया। और क्या हुआ था कि कंपनी फैक्ट्री और जलाशय, जहाँ पे जलाशय खुदा था फैक्ट्री के पास, वहाँ पे कुछ गुप्त सुरंगें थी, जिससे क्या हुआ, जब जलाशय में पानी पूरा भर गया तो उस गुप्त सुरंगों के रास्ते से वादी की कोयले की खान जो कि फैक्ट्री के बगल में ही थी, उसमें सब पानी जाके भर गया और कोयले की खान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो उसके बाद वादी ने कोर्ट में सूट फाइल किया। तो प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मैंने इस कृत्य को नहीं किया है, मेरे ठेकेदार द्वारा, जिसको मैंने नियुक्त किया था, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं, स्वतः आप इसका सहारा लेकर के बस नहीं सकते हैं। ठेकेदार द्वारा कृत्य जो किया गया है वो उस कृत्य के लिए आप ही दोषी माने जाएंगे। और उसके बाद से इस नियम, जब यह सिद्धांत प्रतिपादित हो गया तो इसके लिए तीन आवश्यक तत्व भी इसमें बताए गए हैं। पहला है खतरनाक वस्तु। देखिए, इस केस में खतरनाक वस्तु क्या है, जल को हम लोग सब जानते ही हैं कि जल बहुत कीमती है, मतलब बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। सुनामी या बाढ़ आ जाए तो आप लोग देखते हैं जल किस तरीके से तबाही मचाता है। तो खतरनाक वस्तु क्या हो गया, जल एक खतरनाक वस्तु हो गया। फिर दूसरा है वस्तु का बचकर सीमा से बाहर निकलना। अगर कोई वस्तु आप अपने भूमि के अंदर, मतलब अपने सीमा के अंदर, अधिकार क्षेत्र के अंदर रखे हैं और आपके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर निकलकर किसी को क्षति पहुंचा देता है, तो इसके लिए आप लायबल होंगे, यह कहा गया है। और तीसरा है भूमि का अस्वाभाविक प्रयोग। आपके पास भूमि है, प्रत्येक व्यक्ति को विधि अधिकार देती है कि वह अपने भूमि का स्वाभाविक रूप से अच्छे से प्रयोग करे, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को क्षति न हो। लेकिन अगर आप अपनी भूमि का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं जिससे कि किसी दूसरे को क्षति हो जाती है, तो आप उसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ था कि भूमि का जो प्रयोग किया था वो तो सही काम के लिए किया था, लेकिन उसके कारण से उसके बगल के जो वादी थे उनके कोयले की खान बर्बाद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें दिक्कत हुई थी। इस वजह से इसमें देखिए भूमि का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद इस कठोर दायित्व के सिद्धांत को ये लागू हो गया था। उसके बाद से इसके 5 अपवाद बता दिए गए, जिससे कि ये 5 अपवाद, अगर 5 अपवाद में से कोई एक अपवाद भी रहता है तो प्रतिवादी बच सकता है। पहला क्या है, पहला वादी का स्वयं का दोष। मतलब अगर वादी का स्वयं का कोई दोष है तो उसके लिए प्रतिवादी जो है जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वादी ने स्वयं कोई ऐसा कृत्य किया है जिस कारण से उसे क्षति हो गई है, तो इसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और दूसरा है दैव कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, जैसे कि ईश्वरीय कार्य, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बारिश हो गया
और यानी कि प्राकृतिक नेचुरली जो चीज़ होती है उसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। अगर वह हो जाता है तो उसके लिए प्रतिवादी लाइबल नहीं होगा। और तीसरा है वादी की सम्मति। अगर कोई व्यक्ति अपने कोई ऐसे कृत्य के लिए सहमति अपनी देती है, कंसिडरेशन देता है, तो क्या होता है कि वह फिर प्रतिवादी जो है उसके लिए लायबल या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और चौथा है तृतीय पक्षकार का कार्य। तृतीय पक्षकार का कार्य मतलब कि वादी और प्रतिवादी हैं। वादी जो है प्रतिवादी को कहता है कि इनके द्वारा किए गए कृत्य की वजह से मुझे क्षति हुई, और प्रतिवादी यह सिद्ध कर देता है कि उसके द्वारा किए गए कृत्य से इनको क्षति नहीं हुई है, कोई थर्ड पर्सन के द्वारा किए गए कृत्य से इनको क्षति हुई है, तो फिर प्रतिवादी को इसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। और पांचवा है सांविधिक प्राधिकार। सांविधिक प्राधिकार क्या होता है, इसको हम एक केस के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि देखिए, एक कंपनी थी, उसमें जो मतलब मालिक था उसका यह सांविधिक कर्तव्य था, संवैधानिक कर्तव्य था कि वह जल की आपूर्ति बनाए रखे और जल की कभी भी कमी न होने पाए। इस वजह से वह क्या किया था कि जल की आपूर्ति के लिए सारी कुछ व्यवस्थाएं कर रहा था। उसी बीच क्या होता है कि एक पाइप जो है फट जाता है उसी फैक्ट्री में, और पाइप फटने की वजह से बगल के कोयले के खान में पानी जा कर के भर जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कोयले की खान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो प्रतिवादी कहता है कि मैंने ना तो असावधानी बरती है, न तो जानबूझकर ऐसा कृत्य किया है। मेरा यह मतलब संवैधानिक कर्तव्य था कि मैं जल की आपूर्ति करूं, उसके लिए मैंने यह कार्य किया था, और मैंने मेरे द्वारा कोई असावधानी भी नहीं बरती गई है जिससे कि यह कार्य हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। तो सांविधिक प्राधिकार यही होता है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कठोर दायित्व का सिद्धांत, तो आप लोग इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बड़ी अच्छी तरीके से लिखिएगा और अच्छा नंबर लेके आइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा हो तो उसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।